हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं। आज आइसोमेरिज्म का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल बता देती हूँ। हम लोग नॉमेनक्लेचर जीओसी पढ़ चुके थे। हमारा आइसोमेरिज्म सिर्फ आज के लिए बचा हुआ है। नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने वाला है। देन हाइड्रोकार्बन, देन हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, देन कार्बोनाइल कंपाउंड, देन अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन बायोमॉलिक्यूल्स, देन पॉलीमर्स और देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरीके से हम लोग पूरी केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ी। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी दिए गए कंपाउंड में कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। देखते हैं बच्चों क्या है ये। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ स्टीरियो यूनिट्स। यानी कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये कंप्लीटली उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, प्लस उसकी स्टीरियो यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर कितने ऑप्टिकल और कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर्स प्रेजेंट हैं, या फिर दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए कोई मॉलिक्यूल ले लिए और वो जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या है? एक तो होते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है बच्चों? कि आपने कोई मॉलिक्यूल रखा, कोई मॉलिक्यूल है जो आपको दिख रहा है, आपने उसको प्लेन ऑफ पेपर में रख दिया। अगर आप उसको बीच में से इस तरीके से काट सकते हो, ऐसे करके अगर तुम बीच में से उसको काट सकते हो, यानी कि वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। और अगर तुम उसको नहीं काट सकते हो तो वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करी जाए तो वो होते हैं 2 की पावर n, जहां की n क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं। जबकि अगर सिमेट्रिकल की बात करी जाए तो उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी कैटेगरी में? कि स्टीरियो सेंटर्स इवन नंबर में हो, या फिर जब स्टीरियो सेंटर्स ऑड नंबर में हो। ठीक है, तो अगर वो इवन नंबर में होंगे तो हम लोग उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, जहां की ये वाला जो कंपोनेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को शो करेगा, जबकि 2 की पावर n/2 -1 वाला जो कंपोनेंट है वो मीजो कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को शो करेगा। अगर n की वैल्यू ऑड है, यानी कि स्टीरियो सेंटर्स अगर ऑड हैं, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये मीजो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई कंपाउंड है बच्चों, है ना? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे बीच में से काट सकती हूँ क्या? नहीं काट सकती यार, क्योंकि इधर की तरफ तो ब्रोमीन आ रहा है और इधर की तरफ क्लोरीन एटम आ रहा है। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है। वो कैसा कंपाउंड है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो मुझे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो अनसिमेट्रिकल का लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगाया तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आ गया बच्चों? 4। यानी कि या तो ये r और r हो सकते हैं, या फिर ये s और s हो सकते हैं, या फिर RS हो सकते हैं, या फिर S और R हो सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 2 और 3 स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट हैं।
क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे काट सकती हूँ? क्या नहीं काट सकती, क्योंकि इधर की तरफ फ्लोरीन और ब्रोमीन आ रहा है और इधर की तरफ क्लोरीन आ रहा है, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n फॉर्मूला लगाया हमने, तो 2 की पावर 3, यानी कि क्या आंसर आ गया? 8। इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल होंगे बच्चों आइसोमर्स? देखिए आप एक बार, RRR, RRS, RSR, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस इनके लिए पॉसिबल होंगे, यानी कि इसके लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों? 8। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब हमें मिक्स टाइप का एग्जाम्पल दे दिया, हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जहां की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो रहा है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये भी कोई ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर है और ये वाला ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है, पर ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल नहीं है, हम इसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमें यहाँ पर अनसिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगाना है, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब इसके लिए क्या क्या पॉसिबल है कि सिस कॉन्फ़िगरेशन में RS आ जाए, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में RS आ जाए, इस तरीके से टोटल कितने बन जाएंगे? 4। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं बच्चों, एक तो ये है 1, एक ये वाला है 2, एक ये पूरा है एलीन टाइप का केस 3, और एक ये है कार्बन डबल बॉन्ड N ऑक्सिम वाला 4, यानी कि यहाँ पर टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 4 हैं। फिर ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, ये बीच में से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अनसिमेट्रिकल वाला लगाएंगे 2 की पावर n, तो इसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? 16। ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है यार, यहां से इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से तो GI शो हो सकता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। साथ ही साथ इस वाले कार्बन से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो गया, साथ ही साथ ये ऑप्टिकल सेंटर भी तो है ना यार, क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो यहाँ से, इन दोनों से और यहाँ से, ये तो ज्योमेट्रिकल हो गए, पर ये वाला अपने आप में कायरल कार्बन है, यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ऑब्जर्व होगी। और बच्चों जब अपने पास मान लो ज्योमेट्रिकल का 1 आ रहा है और ऑप्टिकल के 2 आ रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम लेना होता है, एक ही बार काउंट करेंगे पर मैक्सिमम काउंट करेंगे, तो हम मैक्सिमम 2 काउंट करेंगे, 2 + 1 नहीं करेंगे, 2 ऑप्टिकल का और 1 ज्योमेट्रिकल का, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, पर हम मैक्सिमम काउंट करेंगे। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में कौन मैक्सिमम होगा? ऑप्टिकल वाला, तो हम लोग ऑप्टिकल को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और यहाँ पर कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है, तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला लग गया और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 8। ये वाले कंपाउंड पे आओ बच्चों, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड है। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि हम लोग इसको यहां से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे करके देख रहे हैं तो ये आधा और आधा दिख रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम लोग स्टीरियो सेंटर की बात करें तो 1 और 2 है ना, एक ज्योमेट्रिकल भी है, पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में से एक लेना है, तो ऑप्टिकल ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो अपने पास ये सिस वाला फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर POS लग जाएगा, जबकि यहां पर POS नहीं लगेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इसके लिए तो 2, यानी कि इसका एक और इनेंशियोमर भी बनेगा, तो इस तरीके से 2 और एक और ये 3, यानी कि आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। हम लोग इसको फॉर्मूला से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 से, तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2, यानी कि 1 - 1, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 और यहाँ पर 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2, और 2 की पावर 0 कितनी होगी? 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता बच्चों? 3 आ जाता,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कोई कंपाउंड है। अब मैं इस कंपाउंड में क्या देख रही हूं कि अगर मैं इसको यहां से काट दूं ऐसे, तो ये मुझे सेम दिख रहा है, इधर भी आयोडीन, इधर भी आयोडीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, यानी कि ये कंपाउंड कैसा है बच्चों, सिमेट्रिकल है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर स्टीरियो सेंटर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 स्टीरियो सेंटर हैं। तो अपन यहाँ पर इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे सिमेट्रिकल में, तो इसका आंसर होगा 36 बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल कंपाउंड। सो वी यूज द फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर देखो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, तो 2 की पावर 6 -1 प्लस 2 की पावर 6/2 -1, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 -1, यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 की पावर 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 टाइम्स प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा 32 प्लस 4, यानी कि कितना आ जाएगा 36। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये कोई कंपाउंड हमें दिया हुआ है ब्रोमीन, ब्रोमीन, Cl, पर यहाँ पर तो CH3 है और यहाँ पर CH2 CH3 है, इस वजह से ये कंपाउंड सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है। ये कैसा है बच्चों, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर n। अब यहाँ पर कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, 1 2 3 और 4, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 की पावर 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसलिए। ये कोई कंपाउंड दे दिया बच्चों, अब देखो ये Cl डबल बॉन्ड और Cl इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हम लोग सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों। क्यों लगा सकते हैं सिमेट्रिकल का फॉर्मूला, क्योंकि ये यहां से 2 इक्वल हाफ में ब्रेक हो रहा है। तो आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 की पावर 3 -1 यानी कि 2 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 -1 2/2 यानी कि 2 की पावर 1 हो गया, तो 4 + 2 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स की। ये बोला जाता है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जबकि अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। देखते हैं बच्चों एक बार क्या बोला हुआ है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज रिजॉल्वेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज नॉन रिजॉल्वेबल। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पर हमसे पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रिजॉल्वेबल होगा, नहीं तो नॉन रिजॉल्वेबल। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ है, तो ये रिजॉल्वेबल होगा। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी रिजॉल्वेबल। ठीक है, 2 और 4 को देखो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहां पर POS प्रेजेंट है, यानी कि POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि नॉन रिजॉल्वेबल है। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 नंबर में लॉन पेयर, ये वाला सारी वैलेंसीज डिफरेंट है, यानी कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये रिजॉल्वेबल भी होगा। तो समझ में आया आपको, फर्स्ट वाला रिजॉल्वेबल, सेकंड नॉन रिजॉल्वेबल, थर्ड वाला रिजॉल्वेबल और फोर्थ वाला भी रिजॉल्वेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडी सिस्टम की। रिजिड बॉडी सिस्टम में हम लोग मेनली लेते हैं ब्रिज कंपाउंड्स को। तो ब्रिज कंपाउंड्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हमें क्या बोला हुआ है कि इफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट एट ब्रिज हेड, मतलब ब्रिज हेड पर अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है
देन इन्वर्जन एट दैट पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि वहां पर कोई इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सो ओनली 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, वन इटसेल्फ एंड अनदर इट्स मिरर इमेज। वहां पर कोई इन्वर्जन तो पॉसिबल होगा नहीं, तो या तो वो एक कंपाउंड होगा या फिर उसकी एक और मिरर इमेज होगी, यानी कि उन कंपाउंड्स के लिए हमेशा स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कोई कंपाउंड बना दिया बच्चों, अब ये ब्रिज हेड पोजिशन है ना, ये ब्रिज हेड पोजिशन, तो यहाँ पर इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसका मिरर इमेज पॉसिबल है। तो अगर मिरर इमेज पॉसिबल है तो इसके लिए कितना आएगा, 2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये है, तो आपको पता है कि आइसोपेंटेन से अगर अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो यहां से और यहां से तो सेम बनेगा, एक यहां से इसको मैंने बोल दिया 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हमारे पास यही बनेंगे। तो एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बना लेते हैं, उसके बाद स्टीरियो देखेंगे बच्चों। यहां पर देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए। अब ये वाला कार्बन कायरल हो गया, यानी कि इसके लिए कितने बन जाएंगे अब हमारे पास, 2। क्या ये वाला कार्बन कायरल है, नहीं है, क्योंकि यहां पर इथाइल और इथाइल सेम है। यहां पर ये वाला कार्बन कायरल हो गया, यानी कि वापस से इसके लिए कितने हो जाएंगे, 2। और ये वाला तो एक कायरल है, क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर कोई कायरल एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर 2 + 2 4, 5 और 6, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स टोटल यहां पर कितने फॉर्म होंगे बच्चों, 6 फॉर्म होंगे। स्ट्रक्चरल होंगे 4 और टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 6। इनेंशियोमेरिक पेयर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, जिसमें एक कंपाउंड और दिया हुआ है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि इसके टर्मिनल जो कार्बन एटम्स हैं उनसे जुड़ी हुई दोनों वैलेंसीज डिफरेंट है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है। यहां पर भी एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है, यानी कि ये क्या शो करेगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जबकि यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन 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 सेम है, इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। एज इट इज यहां पर आओ बच्चों, यहां पर भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। टर्मिनल एटम्स से जुड़े हुए Cl और Br डिफरेंट वैलेंसीज हैं, यानी कि ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, है ना। ये वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी करेगा। डी वाले पर आओ बच्चों, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट हो तो यहां पर मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, यानी कि यहां पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से आ गए हैं बच्चों, A, C और D, ठीक है। अब हम लोग सेकंड कंपाउंड देख लेते हैं बच्चों। ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, अब हमें यहां पर POS और COS को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम लोग यहां पर इस तरीके से वर्टिकल प्लेन लगा दें तो यहां पर ये मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग ये वाला प्लेन लगा दें तो पूरा मॉलिक्यूल आधा आधा कट जाएगा, यानी कि यहां पर POS प्रेजेंट है। एज इट इज यहां पर COS भी प्रेजेंट है, क्योंकि ऊपर जाने पर फ्लोरीन और नीचे जाने पर भी फ्लोरीन एटम मिल रहा है, इसलिए इस कंपाउंड में COS भी प्रेजेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि POS भी होगा और COS भी होगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं बच्चों, हमें क्या बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों कि ये वाला और ये वाला कार्बन एटम तो बिल्कुल सेम है, यानी कि कुछ पार्ट तो सेम है और कुछ पार्ट डिफरेंट है, ये वेज पर है और ये डैश पर है, यानी कि ये कौन से आइसोमर्स होंगे, डाई स्टीरियोमर्स होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये कोई क्वेश्चन दे दिया,
अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यार CH3 का कॉन्फ़िगरेशन और ये Cl और Cl, यानी कि यहाँ पर CH3 का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है पर Cl का कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, यानी कि ये कंपाउंड्स भी डाई स्टीरियोमर्स होंगे क्योंकि ये कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। अब हमें CH3Cl दे दिया, CH3Cl दे दिया। अब आप क्या करो कि ये एज्यूम करो कि रिंग तो प्लेन पर है, ऊपर की तरफ CH3 है, ऊपर की तरफ ही Cl है। उसके ऊपर अगर तुमने मिरर लगा दिया तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ऊपर वाले कंपाउंड में जो CH3 और Cl होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि इसको अगर मैं मिरर में देख रही हूँ तो मुझे ये सबसे जो छोटी फिंगर है ये मुझे सबसे पहले दिखती है उस वाले उसमें, ऐसा होता है ना मिरर में। तो ये CH3 और Cl ऊपर है, तो अगर इसका मिरर इमेज बनेगा तो रिंग तो प्लेन पर ही रहेगी पर उसके मिरर इमेज में वो CH3 और Cl कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेजेस हो गए। और क्योंकि ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो हम लोग इनको क्या कह सकते हैं, एनेंशियोमर्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये 1 पोजीशन पे, ये वाला 2 पे, ये वाला 1 2 3 4 पे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ही डिफरेंट हो गया। अगर इधर से चलते तो भी तो 1 2 3 आता ना, तो यानी कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ही डिफरेंट हो गया। तो ये कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। ये कौन से आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी कौन से आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम लोग इनको क्या कह सकते हैं, पोजीशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोला हुआ है हमें, सेलेक्ट कार्बन कायरल मॉलिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप COOH को ऊपर लेकर जाओगे तो ये वाला OH यहाँ पे आ जाएगा और ये H, और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा बच्चों कि ये कुछ इस तरीके का बन गया, COOH OH H, इस तरीके से बन गया है ना। तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा हो गया बच्चों, एकायरल हो गया। ठीक है, अब अगर आप सेकेंड नंबर कंपाउंड पे आओगे तो सेकेंड नंबर कंपाउंड पे आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर आप यहां से कोई मिरर रखते हो तो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, क्या नहीं लग रही है, क्योंकि ये रिंग इधर की तरफ है और ये भी इधर की तरफ है। अगर ये वाली रिंग इधर की तरफ चली जाती तो ये कंपाउंड इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाते, ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाते और साथ ही साथ ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल हो जाते। पर क्योंकि यहाँ पर POS नहीं है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आओ बच्चों, यहां पर क्या POS लगेगी, नहीं लगेगी। क्या यहां पर COS लग जाएगी, क्या ऊपर की तरफ CH3 आ रहा है, यहां पर भी CH3 आ रहा है, पर यार POS भी लग जाएगी अगर तुम इस वाले प्लेन से काटोगे तो। इस वाले प्लेन से POS भी लग रही है, यानी कि POS भी है ना, और COS भी है, यानी कि POS और COS दोनों है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला मॉलिक्यूल एकायरल होगा। यहां पर आओ बच्चों, POS यहां से नहीं लग रही, यहां से तो लग ही नहीं सकती थी, ऐसे भी नहीं लग रही, POS का तो हो गया काम, POS तो एब्सेंट है। COS की बात कर लेते हैं, यहां पर तो लग रही थी पर यहां पर Cl आ रहा है और यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी कि COS भी एब्सेंट हो गई। और अगर POS और COS एब्सेंट है यानी कि मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, B और D। अब हमें कॉलम मैचिंग दी हुई है, ये कोई कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें इनके लिए POS और COS का पता करना है। ठीक है, यहां पर फ्लोरीन ऊपर, H और H नीचे, यानी कि A वाले कंपाउंड में POS है, P वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है A के लिए। क्या COS है यहाँ पे, नहीं है।
ये रिजॉल्वेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिजॉल्वेबल? क्योंकि पीओएस लग गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो रिजॉल्वेबल नहीं होगा। ये कैसा होगा? नॉन रिजॉल्वेबल। ये ऑप्शन आ जाएंगे। बी वाले कंपाउंड के लिए आप देखो, क्या यहां पर पीओएस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। सीओएस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। और अगर पीओएस और सीओएस दोनों ही नहीं है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि ये कैसा कंपाउंड है? रिजॉल्वेबल कंपाउंड है। तो हम लोग बी के लिए क्या लिख सकते हैं कि ये रिजॉल्वेबल होगा। सी पर आते हैं बच्चों। पीओएस लग रहा है, सीओएस नहीं है यहां पे, है ना, यानी कि पी तो हो गया, यानी कि रिजॉल्वेबल नहीं है, ये कैसा होगा? नॉन रिजॉल्वेबल होगा। डी के लिए देखते हैं बच्चों, यहां पर पीओएस नहीं है पर सीओएस है, क्योंकि ऊपर की तरफ एफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ सेम ग्रुप मिल रहा है, यानी कि सीओएस है। और अगर सीओएस है तो ये रिजॉल्वेबल नहीं होगा, ये कैसा होगा? नॉन रिजॉल्वेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो ए के लिए पीएस, बी के लिए आर, सी के लिए पीएस और डी के लिए पी, क्यू और एस। ये ऑप्शंस हमारे पास आ गए। यहां पे बच्चों क्या है कि डी वाले में पी क्यों होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इसको प्लेन पर मानोगे तो हाइड्रोजन ऊपर, फ्लोरीन नीचे, फ्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। अगर आप ये वाला प्लेन लगा दोगे तो सारे एटम्स आधे आधे कट जाएंगे, यानी कि यहां पर पी, क्यू, एस तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। यहां से तो नहीं लग रहा है ना पीओएस, अगर हम लोग यहां से काटें तो पीओएस नहीं लग रहा है, पर अगर आप ये वाला प्लेन ले लो तो पीओएस लग रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। ई सरल के ऐप को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इसी तरीके से लेक्चर्स देखते रहना। आज हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।